एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सुपरवाइजर इंग्सी को अपने साथ एक सीक्रेट मिशन पर लेकर गई होती है। अपना मिशन पूरा करके वापस आते वक्त में इंग्सी को सुपरवाइजर की बातें सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि आखिर इसको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया है। इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, ये सभी बातें जो मुझे कर किया है उसके अलावा और कोई जानता ही नहीं है, कहीं तुम वही एंजल तो। उसकी बातें सुनकर सुपरवाइजर काफी ज़्यादा पसीना पसीना होने लगती है, मगर अचानक वो उसके हाथ को पकड़कर मोड़ते हुए कहने लगती है कि कम ऑन, काइंडनेस को वीकनेस के साथ में कंफ्यूज मत करो। आखिर कौन तुमको मुझसे ऐसे बातें करने के लिए अलाउ कर दिया है? लगता है कि तुमको एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपने हाथ के मोड़े जाने के दर्द से वो चीखने लगता है कि रुक जाओ, मेरा हाथ टूट जाएगा। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, हमेशा तुम सब्जेक्ट को किसी न किसी तरह से चेंज कर ही देती हो। अब बस बहुत हुआ, चलो अब आ भी जाओ, मैं भी तुमसे डरता नहीं हूँ। ये सब सुनकर सुपरवाइजर और पावर का यूज करने लगती है, जिससे हिंसी और दर्द से चीखने लगता होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, अब तो तुम सच में मेरा हाथ तोड़ रही हो। तभी सुपरवाइजर कुछ सोचती है, फिर उसका हाथ को छोड़ देती है और कहती है कि हाँ तुम सही हो। उसकी इस जवाब से इंग्लिश थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। वहीं पर सुपरवाइजर कहती है कि मैं उस एंजल को जानती हूँ जो कि तुमको कर्ज की थी, और मैं उसको बहुत ही अच्छे तरह से जानती हूँ, और मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत टाइम पहले से ही जानती थी। वही एंजल मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताई थी, और तुम्हारा सारा का सारा सीक्रेट भी वही मुझे बताई है। तुम्हारे बारे में जानने के बाद में ही मुझे तुम पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था, स्पेशली तुम्हारे उस एबिलिटी में, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर आने के लिए ट्रिक कर दी हूँ। दुख की बात यह है कि मैं तुमको उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, मगर फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ जानती होगी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा विनती करती हूँ, प्लीज़ मुझे ये बता दो कि आखिर वो कहाँ पर है। उससे डील करने के बाद मैं तुम्हारा कोई भी काम करने के लिए प्रॉमिस करता हूँ। उसका प्लीडिंग चेहरा को देखकर सुपरवाइजर कुछ कहने तो जाती है, मगर बीच रास्ते में ही अपना सेंटेंस को चेंज करते हुए कहती है कि चलो मान लेते हैं कि तुम उसको ढूंढ लेती हो, तो फिर तुम क्या करोगी? इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहा था ये भी कुछ पूछने वाली बात है, मैं तो ज़रूर उसको। लेकिन बीच रास्ते में ही वो अपने एक्सप्रेशन और अपना सेंटेंस को बदल कर कहता है कि ये भी क्या पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स मैं उसको अपना कर्ज को हटाने के लिए बोलूँगा। मैं तो वापस नॉर्मल होना चाहता हूँ और अपने नॉर्मल लाइफ को वापस जीना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके जवाब में सुपरवाइजर कहती है काफ़ी दुख की बात है कि मुझे उसके अता पता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को कांटेक्ट भी नहीं किए हैं, मगर ज़्यादा दुखी मत हो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे सामने परफॉर्म कैसे करते हो। अगर तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे तो उसके बारे में जैसे मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुमको सब कुछ बताने के बारे में सोचूंगी। बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है? इसके जवाब में इंग्लिश बहुत ज़्यादा खुश होकर पूछता क्या सच में? वो कहती है ऑफ कोर्स मैं झूठ नहीं बोलती। इंग्लिश कहता तो ठीक है, अब से मैं 2 गुना ज़्यादा मेहनत करके काम करूँगा, इसलिए अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। अब इसी के साथ में वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं, जहाँ पर सुपरवाइजर उससे कह रही होती है कि अब ये एडमिट कर लो कि तुम्हें पता था कि मैं कुछ जानती थी ना, इसलिए तुम शुरुआत से ही इन्फॉर्मेशन निकलवाने की तुम कोशिश कर रहे थे ना। इंग्लिश थोड़ा सा डर जाता है और कहता हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। सुपरवाइजर कहती है लेकिन तुम मुझे अपना प्राइमरी सस्पेक्ट क्यों नहीं बनाए थे? इंग्लिश कहता तुम जरूर मजाक कर रही होगी। मेरा पावर इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिर गया है कि मैं अपना लोगों को जज भी गलत करने लगूं। ऑर्डिनरी लोगों की तुलना में मेरा सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे अच्छे से याद है कि वो दिखती कैसी थी। अगर वो मुझे याद नहीं भी होती है, फिर भी तुम दोनों का पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अलग है। मैं तो उसको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह में भी एक ही बार देख कर बता दूंगी और पहचान लूँगी कि वो वही है, और तुम तो 4 लोगों की भीड़ में ही गायब हो जाती हो। वो सब सुनकर सुपरवाइजर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वहीं पर वो कहना जारी रखता है कि वो इस तरह की पर्सन है जो कि इधर उधर की बातें किया बिना डायरेक्टली मेन बात पर स्टार्ट कर देती है, इसलिए सस्पेक्ट के लिस्ट में से तो मैं तो तुमको शुरुआत में ही हटा दिया था। सुपरवाइजर उसी तरह से गुस्से में कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के निकले, तुम तो सच में सब कुछ गेस कर लिए हो, ब्रिलियंट है, तुमको तो मैं अपना दाद देती हूँ। इंग्लिश चने के झाड़ पर चढ़कर काफ़ी ज़्यादा प्राउड होकर कहता है कि रुक भी जाओ, तुम मुझे अब तो ब्लश करवा रही हो। तभी सुपरवाइजर कहती है अरे हाँ, अभी जो स्नैक्स तुम खाए हो ना उसका पैसा देना मत भूलना, हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो कही थी कि तुम मुझे ट्रीट कर रही हो ना, तो तुम्हारा मूड कैसे बदल गया?
अब इसी के साथ में वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाती है और अगले सीन में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांसन अपने दोनों स्कूल दोस्तों के पास में ग्रुप प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जाती है, जहाँ पर ना चाहते हुए भी चैंग को भी उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। जहाँ पर सांसन का हिस्सा का काम देखकर उसके दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कह रहे होते हैं कि क्या ये सब तुम अकेले की हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, इसके साथ में तो हमें ज़रूर काफ़ी अच्छा ग्रेड मिल ही जाएगा। तुम्हारा वाला काम देखकर अब मुझे अपना वाला दिखाने में भी थोड़ी सी शर्म आ रही है। वहीं पर चैंग उनकी बातों पर कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाकर अपना ईयरफोन लगाकर बैठा होता है, जो देखकर सांसन कहती है कि एक्चुअली ये भी मेरा काफ़ी ज़्यादा मदद किया है, क्वेश्चनियर का पूरा काम तो यही किया है, ये काफ़ी ज़्यादा कूल है ना। उसके बारे में सुनकर वो दोनों कहने लगे होते हैं क्या सच में, ये तो काफ़ी ज़्यादा कूल है, मुझे पता था, मेरा मतलब है कि सांसन अकेले इतना परफेक्ट काम कर ही नहीं सकती थी। चैंग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है जानकर अच्छा लगा कि मैं तुम लोगों का हेल्प कर पाया। वो लोग कहते हैं कि अगर सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक होगे जो कि अपना काम बस ख़त्म करने के लिए करते हैं, माफ़ करना कि मैं तुम पर डाउट की थी। चैंग कहा था वेल अगर मैं कोई काम अपने हाथ में लेता हूँ तो उसको परफेक्ट तरीके से करने की पूरी कोशिश करता हूँ, नहीं तो अगर वो बैक फायर कर गया तो मेरे टाइम वेस्ट होगा। वो लड़की हंसते हुए कहती है कि तुम तो काफ़ी डिपेंडेबल निकले, लगता है कि हम लोग अच्छे हैंड में हैं। चैंग कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। चैंग को उनके साथ बातें करते देखकर सांसन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और खुश होती है, लेकिन तभी एक लड़की सांसन को टीच करते हुए कहती है, उसके करीब जाते हुए कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम हमारे पीठ पीछे इतने अच्छे बंदे के साथ टीम अप कर लोगी, कहीं इसका मतलब तुम दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा है ना। उसकी बातें सुनकर सांसन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगती है और जल्दी से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बार उसके सामने हाथ पैर जोड़ने के बाद में वो मेरे हेल्प करने के लिए तैयार हुआ था। वो लड़की उसको वैसे ही टीचिंग स्माइल देते हुए कहती है क्या सच में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए सोचती है कि मैं तो इसको ये बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ कि किसी कारणवश हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, अगर मैं केयरलेस होकर गलती से इनको बता देती हूँ तो चैंग मुझे नहीं छोड़ेगा। वहीं पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो दोनों बंदे अभी तक क्यों नहीं आए हैं, हम सभी लोग शाम को मिलकर रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए अग्री किए थे ना। तभी वहाँ पर वो दोनों बंदे भी आ जाते हैं जो लोग देरी के लिए माफ़ी मांगते हैं और बला बला करने लगते हैं कि क्यों वो लोग लेट हुए हैं। एक लड़की कहती है कि तुम लोगों को पता था कि ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको लेकर तुम लोग सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो, थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल बनो। वो लोग माफ़ी मांग कर कहते हैं लेकिन हम लोग अपना पार्ट का काम पूरा कर लिए है ना, बस और क्या चाहिए, बाय द वे हमें कुछ काम है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ये बोलकर वो दोनों अपना अपना फाइल उनके सामने पटक कर जाने लगते हैं, जो देखकर एक लड़की उनको रुकने के लिए कहने ही वाली होती है कि उससे पहले चैंग उन दोनों का फाइल को उठाकर उन दोनों पर ही फेंक कर मारते हुए कहता है कि तुम लोग अपना गार्बेज लेकर जाना भूल गए। उसके उस एक्शन से वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं पर उसके अटैक से वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और गुस्से में मुड़कर कहते हैं क्या तुम फाइट करना चाहते हो, और जल्दी से उसके पास जाकर टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि हम लोग अपना काम पूरा कर लिए हैं और वो भी टाइम से पहले, तो आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। चैंग उनको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहता वही जो मैं कह रहा हूँ। तभी एक लड़की उन लोगों को शांत करते हुए कहती है कि चलो फाइट करना शुरू मत कर देना, बात करके मसले को ख़त्म कर लेते हैं। मगर वहीं पर अब वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके होते हैं और वो लोग उसी लड़की को डराते हुए कहते हैं क्या तुम मजाक कर रही हो, ये बंदा अभी अभी हमें पीटा है और तुम बात करके मामला को शांत करने के लिए बोल रही हो, अब हमें ये एक एक्सप्लेनेशन देगा नहीं तो बहुत पीटेगा। उसके चिल्लाने से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर के मारे अपने दोस्त के पीछे छिप जाती है। तभी सांसन भी उन्हें शांत होने के लिए कहने ही वाली होती है, मगर उससे पहले ही चैंग ही कहता है क्या मुसीबत है यार, तुम लोग तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम लोगों को पता ही नहीं है कि तुम लोगों ने गलती क्या ही क्या है। मैं तो तुम लोगों का इज्जत बचाना चाहता था, लेकिन अगर नहीं चाहते हो तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। वो बंदा और गुस्से में भौंकने लगा होता है कि आखिर तुम भौंक क्या रहे हो। चैंग उसको उनकी गलतियां बताते हुए कहता है कि तुम्हारे रिपोर्ट में फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फॉर्मेट सब कुछ गार्बेज है, और दूसरी बात हमारा टॉपिक एक कार्ड गेम पर था, लेकिन तुम लोगों ने तो शेयर मार्केट पर रिपोर्ट लिखकर लेकर आ गए हो। ये सब सुनकर उनका मुंह ही बंद हो जाता है, लेकिन चैंग अभी भी उनकी गलतियां बताते हुए कहता है कि तीसरी बात, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग किस वेबसाइट से सब कुछ छाप लिए हो। अरे गधों कहीं के, कम से कम वाटर मार्क और लोगो तो हटा दिए होते। पर्सनली मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामान्य तौर पर तुम लोग अपना काम कैसे करते हो, लेकिन ये ग्रुप असाइनमेंट था, अगर हम में से कोई भी एक गलती करता है तो पूरा ग्रुप को जवाब देना पड़ सकता है।
अब जबकि मैं भी तुम लोगों की तरह एक ही नाव में हूँ, तो जब नाव डूबेगा तो मैं भी डूब जाऊंगा, लेकिन मैं डूबना नहीं चाहता हूँ। क्या मेरी बात तो तुम लोगों को समझ में आ रही है कि मैं क्या बोलना चाहता था? उसकी सभी बातें सुनकर उन दोनों लड़कों का तो बोलते ही बंद हो जाता है, मगर एक बंदा फिर भी कहता, कम ऑन, आखिर तुम इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो? वो ऐसी टीचर नहीं है जो कि चश्मा लगाकर एक एक शब्द को पढ़कर चेक करती है, वो तो बिना देखे एक्सेप्ट कर लेगी। और वैसे भी डेडलाइन आ ही गया है, इसलिए अगर हम लोग शुरू से लिखना शुरू करते भी हैं तो टाइम से पहले ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी मानो तो रिलैक्स करो यार, वो टीचर कुछ नहीं करेगी। चैंग कहा था, मुझे पता था कि ऐसा नाटक हो सकता था, इसलिए मैं पहले सब कुछ तैयारी कर लिया था। ये बोलकर वो उन सभी लोगों का हिस्सा का काम खुद करके रखा होता है और उनको निकाल कर उनके पास रख देता है। जो देखकर वो दोनों बंदे काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, तो वहीं पर सांसन भी हैरानी में सोचती है कि व्हाट द हेल, आखिर ये सब काम कब किया था, मैं कभी नोटिस क्यों नहीं की थी? कहीं ये उस वक्त में तो नहीं कर लिया था ना जब वो बोला था कि मुझे मेरा कुछ काम है, तो इसलिए पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा बिजी था। वहीं पर वो दोनों लड़कियां भी अपना अपने हिस्सा का काम देखकर थोड़ी से कंफ्यूज और हैरान होकर कहती है कि अमेजिंग, लेकिन तुम हमारे हिस्से का काम क्यों किए हो? तुमने तो मेरे हिस्से का काम भी कर दिया है। चैंग उनको इग्नोर करते हुए कहता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए मैं बस तैयार रहना चाहता था। वहीं पर वो दोनों लड़कियां उसका काम को देखकर थोड़े से एम्बैरस होते हुए कहते हैं कि ये तो हमारे वाले से भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और अच्छा निकला, और इन सब इश्यूज़ के बारे में तो मैं अवेयर भी नहीं थी। अगर तुम हमको बता दिए होते तो हम लोग अपने हिस्से में करेक्शन कर लेते, तुमको पूरा काम करने की क्या ज़रूरत थी? चैंग कहता है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग ऑलरेडी अपने हिस्से का काम कर लिए थे, इसलिए वो सब सिर्फ समय की बर्बादी होती। इसके जवाब में वो दोनों थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहती है कि हाँ माफ़ करना, हमें शायद इसका ही रिपोर्ट के साथ चलना चाहिए। चैंग अभी भी उनको ज़्यादा सीरियस ना लेते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा वाला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए जैसा करना है वैसा करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी सांसन उससे कुछ कहने जाती है, मगर चैंग उसको कुछ बोलने का मौका ना देकर कहना जारी रखता है कि लेकिन ये दोनों का अपना जो रिपोर्ट तैयार किए हैं वो तो पूरा अलग ही स्टोरी है, इसलिए अब तुम दोनों के पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो अपना गार्बेज को लेकर निकल जाओ यहाँ से, या तो जो मैं तैयार किया हूँ उसको लेकर ऐसा दिखावा करो जैसे कि कुछ भी हुआ ही ना हो। और हाँ, एक बात याद रखना, इस बार तुम लोग बच गए हो क्योंकि तुम दोनों को ग्रुप से भगाने में फॉर्म भरना पड़ता और 50 तरह के नौटंकी करना पड़ता। मैं फालतू की चीज़ों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था, तो बताओ कि अब तुम लोगों का फैसला क्या है? चैंग की सभी बातें सुनकर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चैंग का कॉलर पकड़कर कहने लगा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हाई और माइटी समझ रहे हो अपने आप को, क्या तुमको लगता है कि हम लोग गधे हैं? उसके चिल्लाने से कैफेटेरिया के सभी लोगों की नज़र उस ग्रुप पर चली जाती है। वहीं पर चैंग उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन क्या तुम जो कर रहे हो वो सबसे एफिशिएंट है? अब वो बंदा काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है, लेकिन उन दोनों का मारपीट स्टार्ट होने से पहले ही सांसन उन दोनों को अलग कर देती है और थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए सोचती है कि एक सेकंड पहले तो सब कुछ सही था, लेकिन आखिर चीज़ें इतना ज़्यादा कैसे बिगड़ गया? तभी चैंग सांसन के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर बैठते हुए कहता है कि वेल, जो करना है वो करो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। सांसन उसको रुकने के लिए कहने वाली होती है, मगर उससे पहले ही वो बंदा जिसको सभी लोग बंदर समझकर देख रहे थे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और चैंग को पीटने जाता है। लेकिन उससे पहले ही सांसन ने उसको एक झापड़ लगाकर उठाकर फेंक देती है, जिससे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है। तो वहीं पर सांसन उसको डराते हुए कहती है कि तुम्हारा कंप्लेन से मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, वरना चलो आप समझ ही गए हो कि क्या हो सकता है, तो सर पर पैर रखकर भाग जाओ यहाँ से। वो देख अगर उसके दोनों दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं पर सांसन कहते माफ़ करना, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं उसको लेकर आती हूँ। वो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं, कहती है ठीक है जाओ लेकर आओ उसको। सांसन जाते हुए सोच रही होती है कि आखिर क्यों, डैम इट, अब आखिर मुझे करना क्या चाहिए, और भाग कहाँ गया वो? दूसरी तरफ में चैंगो को दिखाते हैं जो कि एक कोला खरीद कर पीने ही वाला होता है कि तभी सांसन उसके पास आ जाती है। उसको देख अगर वो पूछता है कि क्या तुम रास्ता नहीं भटकी? वेल, ये जानकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। सांसन उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर वो मना कर देता है। सांसन कहती है कि मैं ऑलरेडी उन लोगों को सबक सिखा दी हूँ। चैंग कहता है अच्छा। सांसन पूछती है कि आखिर तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो? उतने सभी दिनों का हार्डवर्क ऐसे बर्बाद हो जाएगा और तुम फिर से इस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। चैंग कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सांसन उसके ड्रेस को पकड़कर रोकने जाती है, मगर चैंग इस बार उसको झटक कर उसका हाथ को अपने ड्रेस पर से हटा लेता है, जिससे सांसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है
और उससे उसका कोला भी नीचे गिर जाता है। वहीं पर चैंग कहता है कि तुम बहुत ही दिमाग ख़राब कर रही हो, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगा, समझ में नहीं आता एक बार में क्या। उसके उस रिएक्शन से सांसन एकदम सदमा में ही चली गई होती है। चैंग कहता है कि इसलिए मुझे इस तरह का ग्रुप एक्टिविटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सांसन अभी भी हार नहीं मानी होती है और कहती है कि हाँ, इस बार कुछ लोग थे जो लोग मेस्टअप कर दिए थे, लेकिन फिर भी तुम तो कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे हो। कुछ लोग और भी थे जो लोग अपना काम को पूरी सीरियसली तरीके से किए थे। चैंग थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे पास वक्त नहीं है ये चिंता करने के लिए कि दूसरे लोग अपना काम कैसे करते हैं। मैं सिर्फ बस जल्दी से जल्दी इस ग्रुप नौटंकी से अपना पीछे छुड़वाना चाहता था कि इसमें कुछ गलत है क्या। अगर दूसरे लोग मेरे स्पीड के साथ में कीप अप नहीं कर सकते हैं तो ये इसका मतलब ये है कि वो लोग इनकम्पिटेंट है। एंड ऑफ द स्टोरी। इसलिए अब मुझे अपने साथ घसीटना बंद करो। सांसन कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये आशा कर रही थी कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में कैंपस लाइफ को एंजॉय कर सको। चैंग कहा था क्या मैंने कभी ये बोला था कि मैं तुम्हारे जैसे ये बोरिंग लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अपना वैल्यूज को दूसरे पर थोपना बंद करो। क्या तुम कभी मेरा फीलिंग को कंसिडर की थी? तुम हमेशा से ही ऐसी ही थी, क्या तुम कभी सीखती भी हो? वेल आई गेस कि कुछ लोग बियॉन्ड रिडेम्पशन होते हैं। तुम सिर्फ दोस्त दोस्त करते रहती हो, इसीलिए सभी लोग काफ़ी आसानी से तुम्हारा फ़ायदा उठा लेते हैं। स्टूपिड कहीं के। सांसन कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत हो। चैंग कहता क्या सच में? श्योर आज चीज़ें वैसे नहीं गई जैसे मैं सोचा था, लेकिन वो स्टोरी को मोरल को चेंज नहीं करता है कि तुम दूसरों पर डिपेंड नहीं हो सकती हो। और इसीलिए मैं एडवांस में ही सभी प्रिपरेशन करके रखा था, जिससे मैं सभी पॉसिबल सिचुएशन से डील कर सकूं। क्या इससे तुमको कुछ प्रॉब्लम है? सांसन उसकी सभी बातें को सुनकर काफी ज़्यादा स्टंट रह गई होती है और कहती है कि तुम तो दूसरे लोगों पर विश्वास ही नहीं करते हो। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्त बनाने के लिए तुमको दूसरे पर भरोसा करने आना चाहिए और फिर उसे ट्रस्ट के बेसिस पर रिलेशनशिप बना। उसकी बातें सुनकर चैंग हंसने लगता है और फिर उसको मॉक करते हुए कहता है ट्रस्ट? क्या तुम विश्वास बोल रही हो? ये सो कॉल्ड विश्वास ही दुनिया का सबसे कम ट्रस्ट वर्दी चीज़ है, जैसे कि दोस्त, सिबलिंग और फैमिली है। तुम सच में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हो। ये यूजलेस चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ करवा सकता है और वो ये है कि दूसरों के सामने अपना गार्ड डाउन करवाना, जिससे वो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा सके। यही सच्चाई है। दूसरों पर डिपेंड होकर अपने लिए कुछ करने का सीधा मतलब है अपना ग्रेव का टिकट उनको दे देना। चलो मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ। इस दुनिया में सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम खुद ही अकेले पर्सन हो जो कि अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दोगी। तुम कहते हो कोई भी दूसरे पर्सन के बिना रह नहीं सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि रिडिकुलस मत बनो। अकेले रहना ज़्यादा आसान होता है। अगर तुमको कुछ काम नहीं आता है तो जाकर सीख लो। तुम कहते हो कि तुम अकेले ये काम नहीं कर सकती हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम ये काम कर सकती हो, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। अब जबकि तुम खुद ही काम कर सकती हो तो दूसरे को मदद लेने का फ़ायदा है क्या? दूसरों पर अंधा विश्वास करने का मतलब है कि तुम और धोखा खाओगी। क्या तुम समझ गई? अगर तुम एक अच्छा लाइफ जीना चाहती हो तो दूसरों पर भरोसा करना बंद करो। यही सबसे बेहतरीन तरीका है। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन अब चिल्लाने लगी होती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा रीजनिंग तो बिल्कुल गलत है और मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगी। चैंग कहता नहीं तुम शायद दोगी और ज़रूर दोगी। अब वो दोनों इसी तरह से कुछ देर तक चिल्लाने लगे होते हैं कि तुम दोगी नहीं, मैं नहीं दूंगी, ऐसे करते करते वो दोनों फिर से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। चैंग कहता है कि एम्प्टी प्रॉमिस बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको पूरा करना एक दूसरा ही कहानी हो जाता है। चलो इमेजिन करो कि तुम ऐसे सिचुएशन में पड़ जाती हो जहाँ पर तुमको तुम्हारा प्रॉमिस को तोड़ना पड़ेगा और रखना पड़ेगा, और रखने पर तुमको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि तुम अपना प्रॉमिस को पूरा करोगी? वेल मैं तो ये गारंटी देता हूँ कि तुमको पहला मौका मिलते ही तुम मुझे धोखा दे दोगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। शुरुआत से लेकर अभी तक हम दोनों सिर्फ इस स्टूपिड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही बंधे हुए हैं और ये बात बदली नहीं जा सकती है। याद है वो सभी सिचुएशन जहाँ पर मैं रिजॉल्व करने में तुम्हारा हेल्प किया हूँ? मैं वो सब अपने लिए ही किया हूँ क्योंकि हम लोग सेम बोट में ही थे। वेल तुम कुछ भी करने के लिए फ्री हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं चिंता करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि बस किसी भी बुलशिट में बस मुझे ड्रैग मत कर देना। तुम्हारे ही जैसा मेंटालिटी वाले लोगों से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर ये रिंग नहीं होता तो मैं काफ़ी टाइम पहले ही अपना बात को पूरा करने से पहले ही वो उसको रोता देखकर काफ़ी ज़्यादा स्टंट रह जाता है, मगर फिर वो उसको छोड़कर जाने लगता है। वहीं पर सांसन सोच रही होती है कि अभी तक मैं उसका मदद को रिसीव कर रही थी और कभी नोटिस नहीं की थी कि कब मैं उसका हेल्प करने का मेरा मन करने लगा था।
मुझे लगा था कि मैं ऑलरेडी उसके बारे में सब कुछ जान गई थी, लेकिन रियलिटी में तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। वहीं पर बिल्डिंग के ऊपर में से वो सब सुपरवाइजर देख कर कहती है कि हमेशा की तरह अंत में इन बेवकूफ़ मैरिड कपल को झगड़े को मुझे सुलझाना पड़ेगा। अरे क्या मुसीबत है यार। अब इसी के साथ में कल दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सांसन सोकर उठते हुए कहती है कि लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा देर तक सो गई थी। 1 सेकंड, 12 बज गया है। वेल अच्छा हुआ कि आज वीकेंड है, अब मुझे काफ़ी जोर से भूख लग गई है। वो जल्दी से किचन में जाकर खाना ढूंढने लगती है तो उसको कुछ भी खाना नहीं मिलता है। वो कहती है अरे हाँ, क्या मैं ये उम्मीद करके बैठी थी कि वो खाना रख कर गया होगा कल उस फाइट के बाद, तो मुझे नहीं लगता है। वेल जो भी हो, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। वो खाना खाने के लिए बाहर निकल जाती है और चेक करती है कि मैं सब कुछ ले तो ली हूँ ना। सब कुछ लेने के बाद में वो बाहर जाती है और 2-3 किलो बैठकर खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद में वो वहीं पर पड़ जाती है और तभी उसकी नज़र अपने ही उस रिंग पर जाती है, जिसको देखकर उसको चैंग की कल वाली बात याद आ जाती है और उसको याद करके बस थोड़ी सी निराश हो जाती है। वो अपना सारा कचरा को डस्टबिन में फेंक कर वापस घर जाने ही वाली होती है कि उसको देखकर सांसन उनके पास जाकर कहती है कि कम ऑन, ये सिर्फ एक बच्ची है, अब इसको जाने भी दो। सांसन को देखकर वो लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि अब तुम कौन हो, हम तो इसको सिर्फ एक सबक सिखा रहे हैं, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो वरना अच्छा नहीं होगा। इसके जवाब में सांसन उन लोगों को ही पीट कर रख देती है, जिससे वो लोग भागते हुए कहते हैं कि देख लेंगे तुमको। उनको पीट कर वो सोचती है कि अब जबकि मैं सोचती हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा लोगों को पीटने लगी हूँ। मुझे लोगों को पीटना कम करना होगा, नहीं तो पता नहीं कब ये मेरा आदत बन जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर वो उस बच्ची से कहते कि माफ़ करना, मैं शायद तुमको डरा दी होंगी। वो बच्ची कहते कि वो काफ़ी तो कूल था, तुमने तो अकेले ही उन सभी लोगों को पीट के भगा दिया। सांसन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि कहीं तुमको चोट तो नहीं आ गई है ना। पूछकर वो उसको अच्छी तरह से देख कर सोचती है कि इसकी आंखों की पुतलियाँ और इसकी हेयर कलर, ये सब देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये बच्ची मुझे किसी की याद दिला रही है। वेल जो भी हो, बाद में याद कर लूँगी। वहीं पर वो बच्ची उसको थैंक्स बोलने के लिए कुछ कैंडी खाने के लिए देती है, जिससे सांसन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों एक बेंच पर बैठकर वो कैंडी खाते हैं और वो पूछती है कि मैं नोटिस की हूँ कि तुम्हारे पास में एक बैकपैक है, कहीं इसका मतलब तुम कहीं किसी ट्रिप पर तो नहीं जा रही हो ना। वो बच्ची उसी तरह से क्यूट एक्ट करते हुए कहती है कि एक्चुअली मेरा रिलेटिव यहीं पर रहता है, मैं हॉलीडे में उससे मिलने आई हूँ। यहाँ आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और शायद मैं रास्ता भटक गई हूँ। सिर्फ इतना ही बुरा नहीं था कि मेरा फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो गया है और मैं किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। सांसन कहते हैं कि उसके बावजूद भी तुम यहाँ तक आ गई हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। क्या तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव का फ़ोन नंबर याद है? वो कहते कि नंबर में काफ़ी सारा डिजिट था, जिसके कारण मुझे कभी याद ही नहीं होता है, लेकिन अगर मैं नेबरहुड में जाऊँगी तो घर पहचान लूँगी। सांसन कहती है क्या मैं ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँ? वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहते सच में, कहीं तुमको कुछ परेशानी तो नहीं होगी ना। सांसन कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं इस नेबरहुड से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हूँ। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसको जल्दी से थैंक्स करने लगती है। वहीं पर उसको देखकर सांसन सोचती है कि कितनी नाइस और क्यूट बच्ची है। ये सोचकर वो उससे पूछती है कि अगर तुमको तुम्हारा घर का कुछ डिटेल याद है तो मुझे बताना। वो कहती है कि अब जबकि तुम ये कह दी हो तो अरे हाँ, मुझे याद आया कि मेरे पास मेरा घर का फ़ोटो है। ये बोलकर वो उसको दिखा देती है। सांसन उस जगह को देखकर सोचती है कि ये जगह जाना पहचाना क्यों लग रहा है। 1 सेकंड, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, इसका मतलब ये जगह कहीं आसपास होगा। वेल मैं तो काफ़ी बड़ी जीनियस हूँ। हमें अब सिर्फ आसपास के नेबरहुड में थोड़ा देर के लिए घूमना पड़ेगा और फिर ये जगह मिल जाएगा। ये सोचकर वो उसको लेकर जाने लगती है, जिससे अचानक वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। सांसन पूछते क्या हुआ? वो बच्ची थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहते कुछ नहीं, मैं सिर्फ किसी सोच में खो गई थी। ये बोलकर वो उसके साथ घर ढूंढने चली जाती है, जहाँ पर सांसन काफ़ी देर तक इधर उधर उसका घर ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वो तो कचरे के डब्बे में भी उसका घर को ढूंढती है। सोच रहे हो कितना ज़्यादा स्मार्ट निकली। वहीं पर सांसन सोचती है कि काफ़ी अजीब बात है, हम लोग काफ़ी देर से इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक आखिर इसका घर क्यों नहीं मिला, ये तो काफ़ी अजीब बात है। तभी वो बच्ची पूछती है कि कहीं बाई चांस तुम रास्ता भटक तो नहीं गई हो ना। ये सुनकर सांसन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहने लगती है बिल्कुल भी नहीं, मैं इस एरिया के चप्पे चप्पे के बारे में जानती हूँ, इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जल्दी ही ढूंढ लूँगी। अब इसी के साथ में
वो फाइनली उसका घर को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, जो देखकर वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। मगर वहीं पर सांसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचती है कि व्हाट द हेल, ये तो मेरा घर है। तो इसलिए फ़ोटो में वो घर इतना ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा था। शुरू से ही आंसर मेरे सामने पड़ा था, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। वहीं पर वो बच्ची जल्दी से सांसन को उस अपार्टमेंट में चलने के लिए कहती है। इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर थोड़ी सी नर्वस होते हुए और कन्फर्म करने के लिए पूछती है कि क्या तुमको याद है कि तुम्हारा घर कौन सा फ्लोर में है। ये पूछकर वो सोचती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये तो 1 in a million चांस होगा, एक्चुअली 1 in a dozen चांस होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग में डजन फ्लोर ही है। लेकिन फिर भी इतना कोइंसिडेंट तो हो ही सकता है। तभी वो बच्ची कहती है कि हाँ मुझे याद है। ये बोलकर वो उसी फ्लोर का बटन दबा देती है जहाँ पर उसका घर होता है, जो देखकर सांसन उसी तरह से पत्थर बनकर टूट जाती है। अब कुछ देर के बाद में वो उस फ्लोर पर पहुंचकर उसका ही रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यही वाला मेरा घर है। जो सुनकर अब सांसन से रहा नहीं जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है ये तो मेरा घर है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं कोई रोम-कॉम मांगा में आ गई हूँ। वहीं पर उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए वो बच्ची कहती है कि तुम्हारा घर से क्या मतलब, एक सेकंड, कहीं इसका मतलब। वो काफ़ी ज़्यादा चमकती आंखों के साथ में कहती है कि क्या सरप्राइज है, ये जरूर फेट ही होगा, मैं तो तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही थी। ओह माफ़ कर देना, मेरा मैनर्स कहाँ चले गए। बाय द वे मेरा नाम जिया याओ है। मैं अपनी इस वेकेशन को अपने बड़े भाई के प्लेस में पूरी तरह से एंजॉय करने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर सांसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहती है तुम्हारा बड़ा भाई, तो तुम बोल रही हो कि तुम चेंग की छोटी बहन। उसकी बात को काटते हुए वो कहते कि नहीं, मैं उसका छोटा भाई हूँ। अब ये जानकर तो सांसन को छोड़ो, मैं खुद ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वहीं पर सांसन हैरानी में चिल्लाने लगी होती है, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं होता है। वो हैरानी में पूछती है कि तुम बोल रही हो कि तुम एक लड़का हो, तुम जरूर मजाक कर रही होगी ना। वो कहती है, मेरा मतलब कहता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हारा हॉस्पिटैलिटी से थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया था और थोड़ा सा मिसअप कर दिया था। दरअसल मैं तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। सांसन उसको अच्छी तरह से देखते हुए कहने लगी होती है, क्या तुम सच में सीरियस ही हो ना, चाहे किसी भी एंगल से क्यों ना देख लो, तुम तो एक लड़की ही नजर पड़ रही हो। वो बच्ची अपने स्कर्ट उठाते हुए कहता है कि अगर तुम कन्फर्म करना चाहती हो तो तुम देख सकती हो। जिससे सांसन थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और शर्माते हुए कहने लगती है कि भूल जाओ, एनीवे चलो चलते हैं और चलकर तुम्हारा भाई का आने का इंतजार करते हैं। जिसके लिए वो उसको थैंक यू सिस्टर इन लो कहता है। जो सुनकर सांसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और खांसने लगती है, उसका हाथ पैर कांपने लगता है। याओ पूछती है तुम ठीक तो हो ना। सांसन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। सिस्टर इन लो बुलाया जाने की आदत मुझे अभी नहीं हुआ है, इसलिए तुम मुझे बस सिस्टर ही बुलाना। ये बोलकर वो उसको घर में लेकर आ जाती है और कहते कि तुम आसपास देख सकते हो। उसको भेजकर वो उसके लिए खाना लेकर जाने के लिए किचन में जाते हुए सोचती है कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन किसको लगा था कि चेंग का एक छोटा भाई भी होगा। अगर मुझे अच्छे से याद है तो वो जरूर फ्रिज में कुछ पुडिंग खाने के लिए रखा होगा। वहीं पर दूसरे कमरे में याओ को दिखाते हैं, जो कि चैंग के वाइफ को कलेक्शन वाला अलमारी को देख रहा होता है और लेने के लिए हाथ बढ़ाता ही है कि तभी किचन में से जंग लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक वैसी आवाज़ें सुनकर याओ की तो फट के हाथ में आने वाला होता है। तभी वहाँ पर सांसन आकर कहते माफ़ करना और ये लो तुम्हारा खाना, स्नैक्स से तुम इसको खा सकती हो। लेकिन तभी सांसन उसको उस जगह पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से उसको रोकते हुए कहने लगती है कि यहाँ का किसी भी चीज़ को छू मत देना। अगर तुम्हारे बड़े भाई को पता चल जाएगा तो इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, समझे ना। याओ कहता है ठीक है मैं समझ गया। ये बोलकर वो उसका लाया हुआ पुडिंग को खाने लगता है, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सांसन कहती है कि चैंग इसको खुद ही बनाया है, उसका दोबारा बनाया गया डिजर्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। अरे हाँ, आखिर तुम लड़कियों वाला कपड़ा क्यों पहनते हो। वो अपना ड्रेस उसको दिखाते हुए कहती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और मुझे क्यूट कपड़े पहनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो काफ़ी नॉर्मल बात है कि वो कपड़ा पहनना जो कि तुमको पसंद होता है। उसकी बातें सुनकर सांसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और कंफ्यूज होते हुए सोचती है कि क्या ये सच में नॉर्मल है, कहीं मैं ही तो वियर्ड वन तो नहीं हूँ ना यहाँ पर। वहीं पर वो कहता है कि उससे भी इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम मुझे मेरे भाई के बारे में, उसके लाइफ के बारे में कुछ बता सकती हो, मैं जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। सांसन उसको बताने ही वाला होता है कि तभी याओ का कान ट्विच करने लगता है, इसलिए वो जल्दी से दरवाजे की तरफ देखता है। वहीं पर दरवाजे पर चैंग को दिखाते हैं, जो कि सब्जी लेकर आया होता है।
लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे पर एक और जूते पर पड़ती है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और जल्दी से अंदर देखता है, जहाँ पर याओ को देखकर चैंग की तो फट के हाथ में आ जाती है और उसके हाथ से सब्जी नीचे गिर जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कांपते हुए कहता है तुम यहाँ पे कैसे? तब उसका ज़िंदगी में फिर से कौन सा नया नाटक आने वाला है वो जानने के लिए तो हमें अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।